मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बेटी मेरी मदद कर दे। मैं स्कूल से पढ़ाकर वापस लौटती तो एक भिखारन ने मेरे रास्ते में खड़ी रोते हुए कहती, मैं उसे कुछ पैसे दे देती। फिर मेरी शादी दूसरे शहर हो गई। ससुराल वाले जानवरों जैसा सुलूक करते। एक दिन घर से निकाला तो मैं सड़क पर भूखी बैठी थी, जब वही भिखारन आलीशान गाड़ी में मेरे पास आई और मुझे अपने साथ ले गई। बोली, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई। होश तो तब उड़े जब मैं उस वक्त सड़क के किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं एक भी कदम उठा सकूं। मैं कई घंटों से सड़क पर मारी मारी फिर रही थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने शहर वापस जा सकती। ना तो मेरे पास संपर्क करने के लिए कोई मोबाइल फ़ोन था और ना ही कोई और तरीका था जिसके ज़रिए मैं घर वालों के साथ कांटेक्ट कर सकती। यह इलाका इस कदर सुनसान था। यहाँ पर बहुत कम घर थे और उन घरों के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक घर पर जाकर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। वह इंतहा गुस्से से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। चंद लम्हे तो वह मेरी तरफ ही देखती रही और फिर मुझे कहने लगी, तू वही बदकिरदार औरत है ना जिसे उसकी सास ने जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं वहीं उसके दरवाजे के सामने ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अगली बार जब उसने दरवाज़ा खोला तो मुझे ठोकर मारते हुए कहने लगी, अपना गंदा वजूद लेकर यहाँ से चली जाओ। इस मोहल्ले में तुम जैसी औरतों की कोई भी जगह नहीं है। तुम जैसी औरतें न सिर्फ खुद जलील होती हैं बल्कि इसके साथ साथ दूसरों की बेटियों को भी खराब करती हैं। मैं उसे कहना चाहती थी कि उसने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वह गलत है, मगर मैं कुछ बोल ही ना पाई और खामोशी से वहां से उठकर दोबारा से चलने लगी। मुझे चलते चलते काफ़ी देर गुजर चुकी थी। मेरे पाँव में जूते नहीं थे और मेरा हलक प्यास से सूखा पड़ रहा था। अचानक ही मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरी। थोड़ी देर तक मैं उठने की हालत में नहीं थी, इसलिए बैठी रही। इस दौरान ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी हो। मैंने उम्मीद से सर उठाया तो सामने खड़ी औरत को देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं पत्थर रह गई। मैं बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरा उसी भिखारन की तरह था जिसकी कुछ साल पहले मैं मदद किया करती थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या हो गया है बेटा? लगता है तुम पर सख्ता तारी हो गया है। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं ही हूँ, वही भिखारन जिसकी कुछ अरसा पहले तक तुम मदद करती थी, जिसे तुम खाने के लिए पैसे दे देती थी। फिर मैंने एक नज़र उसकी गाड़ी पर डाली। वह नए मॉडल की गाड़ी थी, साथ उसका ड्राइवर भी मौजूद था, जो वो आदमी मेरे करीब ही खड़ा था। चलो अब गाड़ी में चलकर बैठो, मैं तो तुम्हें सारी हकीकत के बारे में बताती हूँ। मैं तेज़ी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिलहाल मैं बस किसी तरह से इस इलाके से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि इस इलाके के लोग हद से भी ज्यादा जालिम थे। उन्होंने मुझे जलील रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी। मैंने उस औरत से पूछा कि आपके पास यह सब कुछ कैसे आ गया और आप इतनी अमीर कैसे हो गई? जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंचती तब तक मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। घर जाकर तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तुम्हारी तमाम पहेलियां भी सुलझ जाएंगी। उसने मुझे सब्र करने का कहा और खुद भी खिड़की से बाहर देखने लगी। मेरी उस वक्त भूख से बहुत ही बुरी हालत थी। उसे अंदाज़ा हो गया। उसने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी और अपने नौकर को खाना लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मैंने पुरलुत्फ लंच किया। जब मैं उसकी हवेली में पहुंची तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वह एक बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। इससे ज़्यादा खूबसूरत हवेली मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। मुझे लग रहा था जैसे उसकी कोई लॉटरी निकल आई हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ऐसा राज जिसे जानने के बाद मैं खुद दंग रह जाऊंगी। उस हवेली के हर तरफ नौकर चाकर मौजूद थे जो तेजी से हवेली के काम निपटा रहे थे। हैरानगी के मारे मेरा बुरा हाल था। अब तो मुझे बता दें कि आपके पास यह सब कुछ कैसे आया और यह भी बता दें कि आपने मेरी मदद क्यों की। सबसे पहले मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दूंगी। मैं तुम्हारा एक इम्तिहान ले रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या मतलब है? इस बात का मुझे गुस्से में देखकर वह मुझे पुरसुकून रहने का इशारा करने लगी और कहने लगी, यूं इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी बात गौर से सुनो। और फिर जिस हकीकत के बारे में उसने मुझे बताया
वह सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तेज तपती दोपहर थी। मैं सर पर रजिस्टर रखे खुद को धूप से बचाने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं जल्दी स्कूल से निकल आई थी। अभी रास्ते में ही पहुंची थी कि एक भिखारन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, खुदा के लिए मुझे थोड़े पैसे दे दो। यह वही भिखारन थी जिसकी कल भी मैंने मदद की थी। अपनी शक्लो सूरत और बोलने के अंदाज से वह कोई सुलझी हुई औरत लगती थी। मुझे यही था कि यह कोई बहुत ही मजबूर औरत है, इसीलिए ही भीख मांगने के लिए घर से निकली है। मैं भी बगैर घमंड किए उसकी मदद कर दे देती थी। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, चीखने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अब मैं और इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका वजूद मुझे किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। या तो इसे कहे कि यहाँ से निकल जाए, या फिर इसकी किसी लंगड़े के साथ शादी कर दे, क्योंकि अगर इसकी शादी किसी अच्छे घर की तो दहेज भी देना पड़ेगा, और मेरे पास दहेज के पैसे नहीं हैं। चाची की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उन्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन वह कभी भी मुझसे खुश नहीं हो सकती थी। अब तो मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अपनी पूरी तनख्वाह मैं अपनी चाची के हाथों पर रख देती थी। 2 दिन तो खुशी में निकल जाते, लेकिन 2 दिनों के बाद उनका रवैया दोबारा से खराब हो जाता था। मैं पूरा महीना उन 2 दिनों के बारे में ही सोचकर गुजार देती थी कि चलो थोड़ी देर के लिए तो चाची का रवैया नरम होगा, मगर अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा था। दादी अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठी हुई थीं। अचानक ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। चाची ने मुझे देखा तो कहने लगी, लो जी आ गई महारानी साहिबा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और अपनी आंखों से आंसुओं को बहने से रोका। मैं जानती थी कि अगर बेकदर लोगों के सामने आंसू बहा दिए तो मेरी रही सही इज्जत भी फना हो जाएगी। फिलहाल मैं किसी से भी बात करने की पोजीशन में नहीं थी। इससे पहले कि मैं अपने कमरे में जाती, वो मुझे कहने लगी, तो कब जा रही हो इस घर को छोड़कर? दरअसल उन्हें अपने बेटे की फिक्र थी, क्योंकि आजकल उनका सौतेला बेटा मुझ में हद से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। चाची को यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसा लूं। मैं उन्हें समझा समझाकर थक गई थी कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसे अपना छोटा भाई मानती हूँ, लेकिन चाची ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने कई बार उन्हें दादू से बात करते हुए सुना था कि यह मेरे बेटे को बहुत कुछ जल्द ले उड़ेगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सच कहते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। मेरे पास भी चाची के इस वहम का कोई इलाज नहीं। कमरे में कदम ही रखा था कि मुझे कमला मौसी की आवाज़ सुनाई दी। कमला मौसी हमारे मोहल्ले की सबसे मशहूर औरत थी। उनके पास हर घर की खबर होती थी और यह जिस भी घर में जाती थी वहाँ पर फसाद ही मचता था। वो पुरजोश अंदाज में घर के अंदर दाखिल हुई और मुझे पुकारते हुए कहने लगी, अरे करम जली, तेरे नसीब खिल उठे हैं। और फिर चाची से मुखातिब होते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा दिक्कत हल कर दिया है। कमरे में जाने का इरादा तर्क करके मैं दोबारा बाहर की तरफ चल दी और कमला मौसी की अगली बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी की बात कर रही थी। मैंने बेचैनी से उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, आपको ये रिश्ता कहाँ मिल गया? तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो रही है। लड़का बहुत बड़ा प्रोफेसर है और उसके अलावा उसके बाप की भी बहुत सारी जायदाद हैं। लेकिन बेचारे के साथ एक दिक्कत हो गया है। जिस लड़की से उस लड़के की शादी हो रही थी, लड़की घर से भाग गई है। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे कह रहे थे कि मैं किसी नेक लड़की से उनके बेटे की शादी करवा दूं, तो मेरे दिमाग में अपनी प्यारी बेटी के अलावा किसी का चेहरा नहीं आया। कमला मौसी बहुत ही प्यार से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ चाची की भी आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से दादी की तरफ हुईं और उन्हें कहने लगी, मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। दादी ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, पहले थोड़ा सा पता तो लगवा लो कि वह लोग किस तरह हैं, फिर बाद में फैसला करेंगे कि उन्हें रिश्ता देना चाहिए या नहीं। दादी की बात सुनकर मैंने सुख की सांस ली। एक यही थी जो मेरा ख्याल रखती थी और मुझे अच्छी तरह से समझती थी। कभी कभार मैं सोचती थी कि अगर दादी मेरी जिंदगी में ना होती तो न जाने चाची मेरे साथ कैसा सुलूक करती। दादी की वजह से ही मैं पढ़ाई पूरी करने में कामयाब हुई थी। दरअसल दादी ने दादा की पेंशन संभाल कर रखी हुई थी और वह सारी पेंशन फिर उन्होंने मेरी पढ़ाई पर लगा दी।
मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करती था कम थी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को ही उन लोगों को बुलवा लेती हूँ। उसने सवालिया नज़रों से दादी की तरफ देखा। दादी ने भी उसे इजाज़त दे दी। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर मैं अपने कमरे में वापस चली आई और वहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने लगी कि ना जाने मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ था और ना जाने यह लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन जब मैं दोबारा स्कूल गई तो प्रिंसिपल साहब मेरी आंखों को देखकर परेशान हो गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हो गया, क्या तुम सारी रात रोती रही हो? उनकी बात सुनकर मैंने उनकी तरफ शिकायती नज़रों से देखा। ये इंसान हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखता था और उसकी यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इंसान मेरी ज़ात में हद से ज़्यादा दिलचस्पी ले। मैं बहुत जल्द इंसानों के साथ अटैच हो जाती थी और मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैं भी प्रिंसिपल साहब से अटैच हो जाऊं। मैंने उससे कहा, यह आपका दिक्कत नहीं है, बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें। अब की बार उसके चेहरे पर मुस्कुरा फैल गई। लगता है कोई मुझसे नाराज़ है। अब यहाँ पर मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं हैरान थी, मेरे साथ इस कदर प्यार से बात करने की क्या तुक बनती है। मैं भी बाकी टीचर्स की तरह ही टीचर हूँ। बेहतर यही है कि मेरे साथ भी वैसा ही रवैया रखें जैसा बाकी टीचर्स के साथ रखते हैं। मुझे किसी भी किस्म की खुशफहमी में ना करें। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से संजीदा हो गया। उसने मुझे कहा, मैं बहुत पहले तुम्हें यह बात बताना चाहता था, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लूं। अब की बार मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैंने कहा, मतलब आपकी माँ इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है? मैंने उससे पूछा। उसने कोई जवाब ना दिया। मेरी उम्मीद यहाँ पर ही टूट गई। मैंने उसे दो टोक अंदाज में कहा, अगर आप मेरे घर में रिश्ता नहीं ला सकते तो मुझसे इजहार करने की भी ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक शादी करने की बात है तो मेरा एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। हो सकता है कि बहुत जल्द मेरी शादी हो जाए। उसने तड़प कर मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ और तुम जुदाई को बीच में ला रही हो। आपको मुझसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आप मुझसे इस वक्त मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जब मेरे लिए यह सब कुछ मुमकिन ही नहीं है। आप या तो शाम के वक्त ही मेरे घर में रिश्ता लेकर चले आए या फिर यह बात भूल जाए। मैंने उससे दो टोक अंदाज में बात की और खुद तेज़ी से अपनी क्लासरूम में चली गई। मेरी आंखें बार बार शिद्दत गम से भीग रही थीं। मैं बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रही थी। मुझसे ज़्यादा देर स्कूल में नहीं बैठा गया और मैं दोबारा से घर की तरफ चलती बनी। अभी रास्ते में ही पहुंची थी कि एक औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कि उस वक्त बहुत ही तकलीफ में नज़र आ रही थी। यह वही औरत थी जो रोज़ मुझसे खाने के लिए पैसे मांगती थी। मैं रोती हुई उसके पास चली गई और उसके करीब बैठकर उसे कहने लगी, मेरे लिए दुआ करो क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, जबकि वह भी करहाना छोड़कर टुकर टुकर मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने उससे कहा, मैं काफ़ी अरसे से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। जब मैंने इस स्कूल के प्रिंसिपल को पहली बार देखा था तो वो मुझे तभी अच्छा लगा था। तब मेरे दिल से बेसाख दुआ निकली थी कि यह आदमी मेरे नसीब में लिख दिया जाए। अब वह इजहार मोहब्बत कर रहा है और मुझे इंतज़ार करने के लिए कह रहा है, जबकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। क्या तुम्हारी शादी कहीं और हो रही है? उस औरत ने मुझसे पूछा। औरत की बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया। उसके बाद उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया और मुझे कहने लगी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं? मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बटुए में से उसे पैसे निकाल कर दे दिए। मुझे अपने बच्चों के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे वह पैसे दे सकती हो? मैंने इस बार भी खामोशी से पैसे निकाल कर उसे दे दिए। अब मेरे पास वापसी का किराया भी मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। न जाने क्यों मुझे उस औरत से अनायत महसूस होती थी। यूं लगता था जैसे मेरा उसके साथ गहरा ताल्लुक़ हो। मैंने आज से पहले भी बहुत सारे लोगों की मदद की थी, लेकिन उस औरत की मदद करके मुझे दिली खुशी महसूस होती थी। मैं खामोशी से उसके पास से उठकर अपने घर वापस चली आई। जैसे ही घर पहुंची, सामने के मंजर देखकर हैरान हो गई। सामने अजनबी लोग बैठे हुए थे। मेरी चाची बहुत ही प्यार से एक लड़के का माथा चूम रही थी। जब मैं वहां गई तो पता चला कि यह मेरा होने वाला पति और मेरी सास है। अपने होने वाले पति को देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल घबरा गया, क्योंकि वो शख्स अच्छी खासी उम्र का था।
जबकि मुझे हमेशा से ही अपनी उम्र के लड़के पसंद थे। उसी वक्त ही मेरे दिल ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा हुआ है। और मैं यह बात भी भूल गई थी कि फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि फ़िलहाल मैं किसी और के रहम करम पर हूँ। जब वह वहाँ से चले गए तो चाची मुझे मिठाई खिलाने लगी और मुझे कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। चाची की बात सुनकर मैंने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा। मैंने दादू से पूछने की कोशिश की तो दादू ने आंखों ही आंखों में मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं ना चाहते हुए भी खामोश हो गई। जब चाची वहां से चली गई तो मैं दादू की तरफ मुतजेंस कर, ये फैसला किया है, तुम अपनी चाची को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। वह तुम्हें किसी भी इंसान के साथ ब्याह देगी और तुम पर ज़रा भी रहम नहीं खाएगी। मैं इन लोग से मिली हूँ, वो लोग तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे यकीन है कि तुम उनमें अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तुम्हारी सास मुझे बहुत ही मजबूर लग रही थी। वह मेरी बहुत इज्जत कर रही थी और कह रही थी कि मैं एक बार रिश्ता तय कर दूं, फिर वह हमें किसी भी किस्म का शिकायत का मौका नहीं देंगी। दादू भी इस रिश्ते पर राज़ी लग रही थी और फिर वह काफ़ी देर तक मुझे बैठी समझाती रही। मैंने फिर उनकी बात मानने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन अगले दिन मैं एक बार प्रिंसिपल साहब से भी इस बारे में गुफ्तगू करना चाहती थी। मैंने अपनी इज्जत नफ्स को कुचलने का फ़ैसला किया और सोचा कि प्रिंसिपल साहब को जाकर बोलूँगी कि वह हर हाल में मेरे घर में रिश्ता लेकर आए, या फिर कम से कम वह मेरी दादू से ही बात कर ले और उनसे थोड़ा सा वक्त मांग ले। फिर जब उनकी माँ राज़ी हो जाएगी तो बात की बाद में देख लेंगे। पूरी रात मैं सोचती रही कि प्रिंसिपल साहब से कैसे बात करनी है। फिर सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो मायूस हो गई, क्योंकि आज प्रिंसिपल साहब स्कूल नहीं आए थे। मेरा दिन बहुत ही बुरा गुजर रहा था। मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। मैंने एक जानने वाले टीचर से उनका नंबर लिया और उन्हें कॉल मिलाई, मगर उनका नंबर भी बंद जा रहा था। टीचर ने मुझे कहा, लगता है कोई इमरजेंसी हो गई है, वरना वह कभी भी इस तरह से छुट्टी नहीं करते। मैंने दिल दिल में खैरियत की दुआ की। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। दोबारा मेरी प्रिंसिपल साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। उनकी जानने वाली एक टीचर थी जो हमेशा ही मुझे अजीब गरीब नज़रों से देखती रहती थी। यूं लगता था जैसे वह मुझसे कोई बात कहना चाह रही हो, लेकिन कह ना पा रही हो। मैंने एक दो बार उससे पूछने की कोशिश की तो वह बात करते करते खामोश हो जाती। मैंने भी फिर उसे ज़्यादा मजबूर नहीं किया और अपने काम में मग्न हो गई। मेरे दिल में किसी भी किस्म का कोई अरमान मौजूद नहीं था। जिस तरह लड़की अपनी शादी पर खुश होती है, मैं उस तरह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि मेरा दिल बहुत ही बुरी तरह से टूटा हुआ था। मैं किसी ऐसे शख्स के नाम होने जा रही थी जो किसी और औरत से मोहब्बत करता था और अब सिर्फ मजबूरी में मुझे अपना रहा था। और किसी लड़की के लिए इस एहसास से बढ़कर कोई और तकलीफ एहसास नहीं होता। दूसरी तरफ मेरी चाची का खुशी से बुरा हाल था। वो बार बार मुझे गले लगाती और मेरे माथे को चूमती, मगर मैं जानती थी कि वह यह सब किस लिए कर रही है, क्योंकि उनकी बेटे की जान छूट गई है। जहाँ तक उनके बेटे का सवाल था तो वो मेरे लिए बहुत उदास था। इस वजह से नहीं कि वो वाकई में मुझे पसंद करता था, बल्कि कि इस वजह से क्योंकि वह जानता था कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। मगर मैंने अपनी दादी के भरोसे यह रिश्ता मानने का फ़ैसला किया था। मेरे ससुराल वाले शुरू के दिनों में मेरे साथ अच्छा सुलूक करते थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मुझे बिस्तर से नीचे भी उतरने नहीं देते थे। मेरे सारे काम ही कर देते थे। वह मुझे यही कहते थे कि तुम आराम करो, तुम हमारी सबसे लाडली बच्ची हो। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, सबके रवैये तब्दील होने लगे। मैं अपने पति के अच्छे रवैये की आदी थी। जब उसका रवैया बदला तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब वह पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रखता था, ना ही पहले की तरह मेरे लिए तोहफे खरीदता था। अब वह मुझसे नज़रें चुराता रहता था और मेरे साथ बहुत ही कम वक्त गुजारता था। मेरी मौजूदगी में वह दूसरी लड़कियों से बातें करता था और उनसे मोहब्बत का इजहार करता था। मैं जब उससे शिकायत करती तो वह कह देता, तुम तो अनचाही बीवी हो, तुमसे तो सिर्फ मैंने मजबूरी में शादी की है, वरना मुझे तुम्हारे वजूद से किसी भी किस्म का कोई लगाव नहीं है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। जब मेरी सास ने देखा कि मेरे का रवैया बदल गया है तो उन्होंने भी अपना रवैया तब्दील कर दिया। पहले मुझे बिस्तर पर खाना मिलता था, लेकिन अब मुझे सारे घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ता था।
घर के सारे काम मैं ही करती थी। मैं उस सख्ती की आदी नहीं थी जो सख्ती मुझे मिल रही थी। उन्होंने मुझे आसमान पर ले जाकर ज़मीन पर पटका था। मैं बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। जब मैं अपनी दादी से शिकायत करती तो दादी मुझे सब्र करने का कहती, और पीछे चाची मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी। मैं अपने ससुराल में बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं ऊपर वाले के सामने रोती, गिड़गिड़ा और इस अजाब से निकलने की दुआ करती। मुझे मौजों पर बहुत यकीन था। मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई मौजा, रोनू माँ होगा जो मुझे इस जहन्नुम से निकाल देगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे मेरी ज़िंदगी भी तंग होती जा रही थी। एक दिन मेरी अपने पति से एक छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति इस छोटी सी बात पर मुझे तलाक दे देगा और मुझे घर से बाहर निकाल देगा। दरअसल बात यह थी कि मैंने उसकी माँ के लिए नाश्ता बनाना था। थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। इसी पर हम दोनों की बहस शुरू हो गई और यह कमज़ोर रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। मेरे सास ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही मेरे पाँव में जूते थे। मैं सड़कों पर बेहाल फिर रही थी कि उस औरत से टकरा गई। तो आपको प्रिंसिपल साहब तो याद ही होगा। उस औरत की बात सुनकर मेरे दिमाग में उस खूबसूरत शख्स का चेहरा घूम गया। तब मुझ पर जो राज आश्का हुआ वह सुनकर चंद लम्हे के लिए मैं तो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रही। दरअसल यह औरत बहुत ही नेक थी और इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी बहू भी नेक हो। जब प्रिंसिपल साहब ने उससे मुझसे शादी करने के बारे में बात की तो उसने फैसला किया कि वह मेरा परीक्षा लेगी। अगर मैं इस परीक्षा में कामयाब हो गई तो वह अपने बेटे की मुझसे शादी करवा देगी। उस औरत ने जानबूझकर एक भिखारन का भेष बदला था। वह देखना चाहती थी कि आखिर मैं एक गरीब औरत की मदद करूंगी या नहीं, मगर मैं रोज़ ही उसकी मदद करती और रोज़ ही उसे खाने के लिए पैसे देती। जिस दिन मैं उसके सामने बैठकर रोई थी, उस दिन उसने फैसला किया था कि वह अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए ज़रूर लाएगी, लेकिन उसी दिन ही यूज़ कर एक्सीडेंट हो गया और वो कोमे में चली गई। यही वजह थी कि प्रिंसिपल साहब भी स्कूल से एकदम ही छुट्टियां करने लगे थे। उन्होंने अपनी जानने वाली औरत के हाथों पैगाम भेजा था, लेकिन उसने भी जलन किया और मुझे प्रिंसिपल साहब के पैगाम के बारे में नहीं बताया। उस औरत ने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे नसीब में जितनी भी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ थीं वह तमाम ख़त्म हो गई हैं। अब तुम्हारे नसीब में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ होंगी। जब मुझे यह पता चला कि तुम्हारी शादी इस कदर जालिम लोगों में हो गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मुझे अंदाज़ा था कि यह कमज़ोर रिश्ता कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा। उस औरत ने मुझे बताया कि वह मेरी सास से बात करती रहती थी। आज भी मेरी सास ने उन्हें कॉल करके बताया था कि वह मुझे घर से निकाल चुकी है और वह औरत मुझे लेने के लिए ही आई थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मुझ जैसी कीमती लड़की को वो दोबारा खो दे। मैंने उस औरत से शिकायत की और उससे कहा, मेरा इम्तिहान लेने के चक्कर में आपने मेरी ज़िंदगी के चंद साल बर्बाद कर दिए। वह शर्मिंदा हो गई और मुझसे माफ़ी करते हुए कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे बगैर एक लम्हे के लिए भी खुश नहीं रहा, मगर मुझे यकीन है कि वह तुम्हें दोबारा अपने सामने देखकर ज़रूर खुश हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वह कभी भी मुझे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही अपने आप को किसी और के हवाले कर चुकी थी। मगर जब मैंने उसको रात देखे तो मैं हैरान हो परेशान रह गई। वो छोटे बच्चों की तरह खुश हो रहा था और मुझसे शादी करने के लिए बेचैन भी था। मगर अभी मेरी गम कम नहीं हुई थी। मैंने उस औरत से बात की कि मैं अपनी चाची के घर जाना चाहती हूँ, मगर उसने मुझे चाची के घर भेजने से इनकार कर दिया और मुझे कहा, मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगी। जहां तक मेरे बेटे का सवाल है तो यह कुछ महीनों के लिए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें कभी भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तुम आराम से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। जैसे ही तुम्हारी इच्छा होगी मैं तुम्हारा उससे शादी कर दूंगी। उस औरत ने वाकई अपना कहा पूरा कर दिया और फिर मेरी कुछ दिन बाद फ़ौरन ही प्रिंसिपल साहब से मेरा शादी हो गया। उससे शादी करके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। न सिर्फ मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी, बल्कि इसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी संवर गई थी। वह तमाम खुशियाँ जिनके लिए मैं एक लंबे अरसे से तरस रही थी, वह सब भी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी।
दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।